नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमने इकाई 10 से बेनीपुरी जी के रेखा चित्र को लिया है। हम इनके सभी रेखा चित्रों को एक एक कर समझने का प्रयास करेंगे। आज हमने रजिया रेखा चित्र को लिया है। बेनीपुरी जी का जन्म 1902 ईस्वी में बेनीपुर मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ और निधन 1968 ईस्वी में। माटी की मूर्ति 1941 से 1945 के बीच लिखे गए एक संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का संग्रह है। इन सभी रेखा चित्रों को बेनीपुरी जी ने स्वयं शब्द चित्र कहा है। इसका प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ। उस समय पुस्तक में 11 रेखा चित्र संकलित थे। इसका दूसरा प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसमें निम्नलिखित 12 रेखा चित्र हैं। रजिया रेखा चित्र को दूसरा संस्करण में जोड़ा गया। माटी की मूर्ति हिंदी कथा साहित्य को एक ग्रामीण दृष्टि प्रदान कर उसे भारतीय संस्कृति के विकासशील तत्वों से जोड़ने का प्रयास करती है। इसमें शब्द चित्रों के नाम इस प्रकार हैं: रजिया, बलदेव, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खा, बुधिया। आज हम रजिया रेखा चित्र को पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। 1952 ईस्वी में यह नई धारा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 1953 में यह माटी की मूर्ति में संकलित हुआ। 1959 में यह पुनः नवनीत पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ। रजिया एक चूड़ीहारिन की पुत्री है। इसमें पात्र हैं: रजिया नायिका है, हसन रजिया का पति है, बेनीपुरी की मौसी है, रजिया की पोती और रजिया के 3 पुत्र भी हैं। पहले हम रेखा चित्र के भूमिका को देखते हैं। इसकी भूमिका का हम वाचन कर रहे हैं। ये माटी की मूर्ति। जब कभी आप गांव की ओर निकले होंगे, आपने देखा होगा किसी बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कुछ मूर्तें रखी हैं। माटी की मूर्तें। ये मूर्तें न इनमें कोई खूबसूरती है न रंगीनी। फलतः बौद्ध या ग्रीक रोमन मूर्तियों के हम शैदाई यदि उनमें कोई दिलचस्पी न लें, उन्हें देखते ही मुंह मोड़ लें, नाक सिकोड़ लें, तो अचरज की कौन सी बात। किंतु इन कुरूप बदशक्ल मूर्तियों में भी एक चीज़ है, शायद उस ओर हमारा ध्यान नहीं गया। वह है जिंदगी। ये माटी की मूर्तें हैं, माटी पर धरी हैं, इसीलिए ज़िंदगी के नज़दीक हैं, ज़िंदगी से सराबोर हैं। ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, शाप देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। ये मूर्तें न तो किसी आसमानी देवता की होती हैं न अवतारी देवता की। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने किसी असाधारण अलौकिक धर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया, देवता में गिना जाने लगा और गांव के व्यक्ति व्यक्ति के सुख दुख का दृष्टा सृष्टा बन गया। मिट्टी के उन पुतलों की ये माटी की मूर्तें, हाँ, ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, नाराज होती हैं। खुश हुई संतान मिली, अच्छी फसल मिली, यात्रा में सुख मिला, मुकदमे में जीत मिली। इनकी नाराजगी, बीमार पड़ गए, महामारी फैली, फसल पर ओले गिरे, घर में आग लग गई। ये जिंदगी के नज़दीक ही नहीं हैं, जिंदगी में समाई हुई हैं। इसीलिए जिंदगी के हर पुजारी का सिर इनके नज़दीक आप ही आप झुका है। बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियाँ दर्शनीय हैं, वंदनीय हैं, तो माटी की ये मूर्तें भी अपेक्षणीय नहीं। आपसे हमारा निवेदन सिर्फ इतना है, आपने राजा रानी की कहानियाँ पढ़ी है, ऋषि मुनि की कथाएं बाँची हैं, नायकों और नेताओं की जीवनियों का अध्ययन किया है। वे कहानियाँ, वे कथाएं, वे जीवनियाँ कैसी मनोरंजक,
कैसी प्रोज्वल, कैसी उत्साहवर्धक, हमें दिन दिन उसका अध्ययन, मनन, अनुशीलन करना ही चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है, आपके गांव में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियाँ, कथाएं और जीवनियाँ राजा रानियों, ऋषि मुनियों, नायकों, नेताओं की कहानियों, कथाओं और जीवनियों से कम मनोरंजक, प्रोज्वल और उत्साहवर्धक नहीं, किंतु शकुंतला, वशिष्ठ, शिवाजी और नेताजी पर मरने वाले हम अपने गांव की बुधिया बाल गोविंद भगत, बलदेव सिंह और देव की ओर देखने की भी फुर्सत कहाँ पाते हैं। हजारीबाग सेंट्रल जेल के एकांत जीवन में अचानक मेरे गांव और मेरे ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की मूर्तें मेरी आंखों के सामने आकर नाचने और मेरी कलम के चित्रण की याचना करने लगी। उनकी यह याचना में कुछ ऐसा जोर था कि अंततः यह माटी की मूर्तें तैयार होकर रहीं। हाँ, जेल में रहने के कारण बैजू मामा भी इनकी पांत में आ बैठे और अपनी मूरत मुझसे गढ़वा ही ली। मैं साफ कर दूं, ये कहानियाँ नहीं, जीवनियाँ हैं। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। मानता हूँ कला ने उन पर पच्चीकारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रंग में मूल रेखाएं ही गायब हो जाए। मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। डरता था सोने चांदी के इस युग में मेरी ये माटी की मूर्तें कैसी पूजा पाती है, किंतु इधर इनमें से कुछ जो प्रकाश में आई, हिंदी संसार ने उन्हें सिर आंखों पर लिया। यह मेरी कलम या कला की करामात नहीं, मानवता के मन में मिट्टी के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है उसका परिणाम है। उस स्नेह के प्रति मैं बार बार सिर झुकाता हूँ और कामना करता हूँ कुछ और ऐसी माटी की मूर्तें हिंदी संसार की सेवा में उपस्थित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। दिवाली 1986, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी। ये उनकी रजिया, उनकी पहली रेखा चित्र है जिसे मैं अब वाचन करूंगी। कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गोड़ाई। भर बाँह की बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान वह छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति ताज़ा हो उठी जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा। हाँ, यह मेरे बचपन की बात है। मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता सिलेट पटक कर मौसी से छठ के पके ठेकुए लेकर उसे कुतर कुतर कर खाता हुआ ढेंकी पर झूला झूलने का मज़ा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज़ आई, देखना बबुआ का खाना मत छू देना। और उसी आवाज़ के साथ मैंने देखा यह अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। मेरे लिए यह रूप रंग सचमुच अजीब था। ठेठ हिंदुओं की बस्ती है मेरी और मुझे मेले पेठिए में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि सुना है बचपन में मैं एक मेले में खो गया था। मुझे कोई औघड़ लिए जा रहा था। गांव की एक लड़की की नज़र पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। मैं बाप माँ का इकलौता, माँ चल बसी थी, इसीलिए उनकी एकमात्र धरोहर को मौसी आँखों में जुगो कर रखती। मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु न उनकी यह वेशभूषा, न यह रूप रंग। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती और भर बाँह की कमीज पहने भी उन्हें कभी नहीं देखा। और गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु इसकी आँखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता वह कहाँ। और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर।
तभी तो मैं उसे एकटक घूरने लगा। यह बोली थी कि रजिया की माँ, जिसे प्रायः ही अपने गांव में चूड़ी की खांचियाँ लेकर आते देखता आया था, वह मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी और कितनी बहू बेटियां उसे घेरे हुए थी। मुंह से भाव साव करती और हाथ से खरीदारिनों के हाथ में चूड़ियां चढ़ाती। वह सौदे पटाए जा रही थी। अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चूड़ियों की खांची ढोता। वह बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था। शायद वह यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है। माँ जब अचानक चीख उठी, वह ठिठकी सहमी। उसके पैर तो वहीं बंध गए, किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठेकुए और एक कसार लेकर उसके हाथ में रख दिए। वह लेती नहीं थी, किंतु उसकी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया, किंतु मुंह से नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ ना, क्या तुम्हारे घरों में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न, किंतु सबका जवाब न में ही, और वह भी मुंह से नहीं, जरा सा गर्दन हिलाकर, और गर्दन हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की जो लटें हिल हिल उठती, वह उन्हें परेशानी से संभालने लगती। जब उसकी माँ नई खरीदारियों की तलाश में मेरे आंगन से चली, रजिया भी उसके पीछे हो ली। मैं खाकर मुंह धोकर अब उसके निकट था, और जब वह चली, जैसे उसकी डोर में बंधा थोड़ी दूर तक घिसटता गया। शायद मेरी भावुकता देखकर ही चूड़िहारिनों के मुंह पर खेलने वाली अजस्त्र हंसी और चूहल में ही उसकी माँ बोली, बबुआ जी, रजिया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की ओर मुखातिब होती मुस्कुराहट में कहा, क्यों रे रजिया, यह दूल्हा तुम्हें पसंद है? उसका यह कहना कि मैं मुड़कर भागा, ब्याह एक मुसलमानिन से। अब रजिया की माँ ठठा रही थी और रजिया सिमट कर उसके पैरों में लिपटी थी। कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा। रजिया चूड़िहारिन वह इसी गांव की रहने वाली थी। बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों की गांव में भी शादी हो जाती है ना। और यह अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत दिनों तक प्रायः उससे अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया। पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब तब आता। इधर रजिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ, बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती फिरी। अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खचिया तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारिनों के हाथों में चूड़ियाँ पहनाने की कला वह जान गई थी। उसके हाथ मुलायम थे, बहुत मुलायम। नई बहुओं की यही राय थी, वे उसी के हाथ से चूड़ियाँ पहनना पसंद करती। उसकी माँ इससे प्रसन्न ही हुई। जब तक रजिया चूड़ियाँ पहनाती, वह नई नई खरीदारी ने फंसाती। रजिया बढ़ती गई। जब जब भेंट होती, मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में और स्वभाव में भी। पहली भेंट के बाद पाया था वह कुछ प्रगल्भ हो गई है। मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती, अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए तो, ये नई बालियाँ आपको पसंद है? क्या शहरों में ऐसी ही बालियाँ पहनी जाती है? मेरी माँ शहर से चूड़ियाँ लाती है। मैंने कहा है वह इस बार मुझे भी ले चले। आप किस तरफ रहते हैं? वहाँ क्या भेंट हो सकेगी? वह बके जाती, मैं सुनता जाता। शायद जवाब की ज़रूरत वह भी नहीं महसूस करती। फिर कुछ दिनों के बाद पाया वह अब सकुचा रही है। मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती और
जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख न ले, सुन न ले। एक दिन जब वह इसी तरह बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा, देखियो री रजिया, बबुआ जी को फुसला नहीं लीजियो। वह उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए हैं और उन नीली आँखों के कोने मुझे सजल से लगे। मैंने तब से ध्यान दिया, जब हम लोग कहीं मिलते हैं बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक ताने रहती है। रजिया बढ़ती गई, बच्ची से किशोरी हुई और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे हैं। अब भी वह माँ के साथ ही आती है, किंतु पहले वह माँ की एक छाया मात्र लगती थी। अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में कसमसाहट है। जब वह बहनों को चूड़ियाँ पहनाती होती है, कितने भाई तमाशा देखने को वहाँ एकत्र हो जाते हैं। क्यों? बहनों के प्रति भ्रातृ भाव या रजिया के प्रति अज्ञात आकर्षण उन्हें खींच लाता है। जब वह बहुओं के हाथों में चूड़ियाँ ठेलती होती है, पति देव दूर खड़े कनखियों से देखते रहते हैं। क्या अपनी नवोढ़ा की कोमल कलाइयों पर क्रीड़ा करती हुई रजिया की पतली उंगलियों को, और रजिया को इसमें रस मिलता है। पतियों से चूहले करने से भी वह बाज नहीं आती। बाबू, बड़ी महीन चूड़ियाँ हैं, जरा देखिएगा कहीं चटक न जाए। पति देव भागते हैं, बहुएं खिलखिलाती हैं, रजिया ठट्ठा लगाती है। अब वह अपने पेशे में निपुण होती जाती है। हाँ, रजिया अपने पेशे में भी निपुण होती जाती थी। चूड़ीहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियाँ हों, सस्ती, टिकाऊ, टटके के टटके फैशन की, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ीहारिनों में बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाजो अदा भी खोजता है, जो चूड़ी पहनाने वालियों को ही नहीं, उनको भी मोह सके, जिनको जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकालते हैं। सफल चूड़ीहारिन यह रजिया की माँ भी किसी ज़माने में क्या कुछ कम रही होगी। खंडहर कहता है, इमारत शानदार थी। ज्यों-ज्यों शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई और एक दिन वह भी आया जब बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में देखा। पाया उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खच्ची सिर पर लिए है। मुझे देखते ही वह सहमी सिकुड़ी और मैंने मान लिया यह उसका पति है, किंतु तो भी अनजान सा पूछ ही लिया, इस जमुरे को कहाँ से उठा लाई रे? इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं? नौजवान मुस्कुराया। रजिया बेहसी बोली, यह मेरा खाबिंद है मालिक। खाबिंद? बचपन की उस पहली मुलाकात में उसकी माँ ने दिल्लगी में जो कह दिया था, न जाने वह बात कहाँ सोई पड़ी थी। अचानक वह जागी और मेरी पेशानी पर उस दिन शिकन जरूर उठ आए होंगे, मेरा विश्वास है। और एक दिन वह भी आया कि मैं भी खाबिंद बना। मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियाँ पहनाने उस दिन यही रजिया आई और उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई इस नटखट ने। यह लूँगी, वह लूँगी और ये मुँहमांगी चीज़ें नहीं मिली तो वह लूँगी की दुल्हन टापती रह जाएगी। हट हट, तू बबुआ जी को ले जाएगी तो फिर तुम्हारा यह हसन क्या करेगा? भौजी ने कहा, यह भी टापता रहेगा बहुरिया। कहकर रजिया ठट्ठा मारकर हंसी और दौड़कर हसन से लिपट गई। ओहो मेरे राजा, कुछ दूसरा न समझना। हसन भी हंस पड़ा। रजिया अपनी प्रेम कथा सुनाने लगी, किस तरह यह हसन उसके पीछे पड़ा, किस तरह झंझटें आई, फिर किस तरह शादी हुई और वह आज भी किस तरह छाया सा उसके पीछे घूमता है। न जाने कौन सा डर लगा रहता है इसे। और फिर मेरी रानी की कलाई पकड़कर बोली, मालिक,
मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलते रहें दुल्हन। सारा आंगन हंसी से भर गया था और उस हंसी में रजिया के कानों की बालियों ने अजीब चमक भर दी थी। मुझे ऐसा ही लगा था। जीवन का रथ खुरदरे पथ पर बढ़ता गया, मेरा भी रजिया का भी। इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई। यह अचानक भेंट तो थी, किंतु क्या इसे भेंट कहा जाए। मैं अब ज़्यादातर घर से दूर दूर ही रहता। कभी एक आध दिन के लिए घर गया तो शाम को गया, सुबह भागा। तरह तरह की जिम्मेदारियां, तरह तरह के जंजाल। इन दिनों पटना में था, यूँ कहिए पटना सिटी में, एक छोटे से अखबार में था, पीर बावर्ची भिस्ती की तरह। यूँ जो लोग समझते कि मैं संपादक ही हूँ। उन दिनों न इतने अखबार थे न इतने संपादक, इसीलिए मेरी बड़ी कदर है। यह मैं तब जानता जब कभी दफ्तर से निकलता, देखता लोग मेरी ओर उंगली उठाकर फुसफुसा रहे हैं। लोगों का मुझ पर यह ध्यान, मुझे हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता। एक दिन मैं चौक के एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक नवयुवक थे। एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गए। हम पान खा रहे थे और कुछ चूहले चल रही थी कि एक बच्चा आया और बोला, बाबू वह औरत आपको बुला रही है। औरत बुला रही है? चौक पर? मैं चौक पड़ा। युवकों में थोड़ी हलचल, बुजुर्गों के चेहरों पर की रहस्यमय मुस्कान भी मुझसे छिपी नहीं रही। औरत कौन? मेरे चेहरे पर गुस्सा था। वह लड़का सिटपिटाकर भाग गया। पान खाकर जब लोग इधर उधर चले गए, अचानक पाता हूँ मेरे पैर उसी ओर उठ रहे हैं जिस ओर उस बच्चे ने उंगली से इशारा किया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा, परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा है, किंतु इस चौक की शाम की रूमानी फिजा में किसी को किसी की ओर देखने की कहाँ फुर्सत। मैं आगे बढ़ता गया और वहाँ पहुँचा जहाँ उससे पूरब वह पीपल का पेड़ है। वहाँ पहुँच ही रहा था कि देखा पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ से एक स्त्री बढ़ी आ रही है और निकट पहुंचकर वह कह उठी, सलाम मालिक। धक्का सा लगा, किंतु पहचानते देर नहीं लगी। उसने ज्यों ही सिर उठाया, चांदी की बालियां जो चमक उठी। रजिया यहाँ कैसे? मेरे मुंह से निकल पड़ा, सौदा सुलभ करने आई हूँ मालिक। अब तो नए किस्म के लोग हो गए ना। अब लाख की चूड़ियाँ कहाँ किसी को भाती है। नए लोग, नई चूड़ियाँ, साज श्रृंगार की कुछ और चीज़ें भी ले जाती हूँ। पाउडर, क्लिप, क्या क्या चीज़ें हैं ना। नया ज़माना, दुल्हनों के नए नए मिजाज। फिर जरा सा रुक कर बोली, सुना था आप यहीं रहते हैं मालिक। मैं तो अक्सर आया करती हूँ। और यह जब तक पूछूं कि अकेली हो या कि एक अधवयस्क आदमी ने आकर सलाम किया। यह हसन था, लंबी लंबी दाढ़ियाँ, 5 हाथ का लंबा आदमी, लंबा और मुस्टंडा भी। देखिए मालिक, यह आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। यह कहकर रजिया हंस पड़ी। अब रजिया वह नहीं थी, किंतु उसकी हंसी वही थी। वही हंसी, वही चुहल, इधर उधर की बहुत सी बातें करती रही और न जाने कब तक जारी रखती कि मुझे याद आया मैं कहाँ खड़ा हूँ और अब मैं कौन हूँ, कोई देख ले तो। किंतु वह फुर्सत दे तब न। जब मैंने जाने की बात की, हसन की ओर देखकर बोली, क्या देखते हो, जरा पान भी तो मालिक को खिलाओ। कितनी बार हुमच कर भरपेट ठूस चुके हो बाबू के घर। जब हसन पान लाने चला गया, रजिया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चुरिहारिने हैं, हिंदू दर्जी हैं,
इसीलिए रजिया जैसे खानदानी पेशे वालों को बड़ी दिक्कत हो गई है। किंतु रजिया ने यह खुशखबरी सुनाई, मेरे गांव में यह पागलपन नहीं, और मेरी रानी तो सिवा रजिया के किसी दूसरे के हाथ से चूड़ियाँ लेती ही नहीं। हसन का लाया पान खाकर जब मैं चलने को तैयार हुआ, वह पूछने लगी, तुम्हारा डेरा कहाँ है? मैं बड़े पशोपेश में पड़ा। डरिए मत मालिक, अकेले नहीं आऊँगी, यह भी रहेगा। क्यों मेरे राजा? यह कहकर वह हसन से लिपट पड़ी। पगली पगली, यह शहर है, शहर। यूं हसन ने हंसते हुए बाहें छुड़ाई और बोला, बाबू बाल बच्चों वाली हो गई, किंतु इसका बचपना नहीं गया। और दूसरे दिन पाता हूँ रजिया मेरे डेरे पर हाजिर है। मालिक, ये चूड़ियाँ रानी के लिए, कहकर मेरे हाथों में चूड़ियाँ रख दी। मैंने कहा, तुम तो घर पर जाती ही हो, लेती जाओ, वहाँ दे देना। नहीं मालिक, एक बार अपने हाथ से भी पहना कर देखिए। वह खिलखिला पड़ी, और जब मैंने कहा, अब इस उम्र में, तो वह हसन की ओर देखकर बोली, पूछिए इससे, आज तक मुझे यही चूड़ियाँ पहनाता है या नहीं? और जब हसन कुछ शर्माया, वह बोली, घाघ है मालिक, घाघ। कैसा मुंह बना रहा है इस समय, लेकिन जब हाथ में हाथ लेता है, ठठाकर हंस पड़ी, इतने जोर से कि चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। हाँ, तो अचानक उस दिन उसके गांव में पहुंच गया। चुनाव का चक्कर जहां न ले जाए, जिस औघट घाट पर न खड़ा कर दे। नाक में पेट्रोल के धुएं की गंध, कान में साए साए की आवाज़, चेहरे पर गदर गुबार का अंबार, परेशान बदहवास। किंतु उस गांव में जो ही मेरी जीभ घुसी, मैं एक खास किस्म की भावना से अभिभूत हो गया। यह रजिया का गांव है, यहाँ रजिया रहती थी। किंतु क्या आज मैं यहाँ यह भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई रजिया नाम की चुरिहानी रहती थी या है? हसन का नाम लेने में भी शर्म लगती थी। मैं वहाँ नेता बनकर गया था, मेरी जय जयकार हो रही थी। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे। जिसके दरवाजे पर जाकर पान खाऊंगा, वह अपने को बड़भागी समझेगा। जिससे दो बातें कर लूँगा, वह स्वयं चर्चा का एक विषय बन जाएगा। इस समय मुझे कुछ ऊंचाई पर ही रहना चाहिए। जीप से उतरकर लोगों से बातें कर रहा था, या यूं कहिए कि कल्पना के पहाड़ पर खड़े होकर एक आने वाले स्वर्ण युग का संदेश लोगों को सुना रहा था। किंतु दिमाग में कुछ गुत्थियां उलझी थी। जीभ अभ्यासवश एक काम किए जा रही थी। अंतर्मन कुछ दूसरा ही ताना बाना बुन रहा था। दोनों में कोई तारतम्य न था, किंतु इसमें से किसी एक की गति में भी क्या बाधा डाली जा सकती थी कि अचानक, लो यह क्या, वह रजिया चली आ रही है। रजिया, वह बच्ची, अरे रजिया फिर बच्ची हो गई। कानों में वे ही बालियां, गोरे चेहरे पर वे ही नीली आंखें, वही भर बाँह की कमीज, वे ही कुछ लटें जिन्हें संभालती बढ़ी आ रही है। बीच में 40-45 साल का व्यवधान। अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा? दिन में सपना, वह आती है जबरन, ऐसी भीड़ में घुसकर मेरे निकट पहुंचती है, सलाम करती है और मेरा हाथ पकड़कर कहती है, चलिए मालिक मेरे घर। मैं भौचक्का, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग मुस्कुरा रहे हैं। नेताजी, आज आपकी कलई खुल कर रही। नहीं, यह सपना है कि कानों में सुनाई पड़ा, कोई कह रहा है, कैसी शोख लड़की। और दूसरा बोला, ठीक अपनी दादी जैसी। और तीसरे ने मेरे होश की दवा दी। यह रजिया की पोती है बाबू, बेचारी बीमार पड़ी है। आपकी चर्चा अक्सर किया करती है, बड़ी तारीफ करती है। बाबू फुर्सत हो तो ज़रा देख लीजिए, ना जाने बेचारी जीती है या। मैं रजिया के आंगन में खड़ा हूँ। ये छोटे छोटे साफ सुथरे घर, यह लिपा पुता चिक्कन ढूर ढूर आंगन,
भरी पूरी गृहस्थी, मेहनत और दयानत की देन। हसन चल बसा है, किंतु अपने पीछे 3 हसन छोड़ गया है। बड़ा बेटा कलकत्ता कमाता है, मझला पुश्तैनी पेशे में लगा है, छोटा शहर में पढ़ रहा है। यह बच्ची बड़े बेटे की बेटी, दादा का सिर पोते में, दादी का चेहरा पोती में, हूबहू रजिया। यह दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े पुकार रही है, दादी, ओ दादी। घर से निकल मालिक दादा आ गए, किंतु पहली वह रजिया निकल नहीं रही। कैसे निकले? बीमारी के मैले कुचैले कपड़े में मेरे सामने कैसे आवे? रजिया ने अपनी पोती को भेज तो दिया, किंतु उसे विश्वास न हुआ कि हवा गाड़ी पर आने वाले नेता अब उसके घर तक आने की तकलीफ़ कर सकेंगे। और जब सुना मैं आ रहा हूँ तो बहुओं से कहा, ज़रा मेरे कपड़े तो बदलवा दो। मालिक से कितने दिनों पर भेंट हो रही है ना। उसकी दोनों पतोहुएं उसे सहारा देकर आंगन में ले आई। रजिया, हाँ, मेरे सामने रजिया खड़ी थी, दुबली पतली, रूखी सूखी, किंतु जब नज़दीक आकर उसने मालिक सलाम कहा, उसके चेहरे से एक क्षण के लिए झुर्रियाँ कहाँ चली गई, जिन्होंने उसके चेहरे को मक्कड़ जाला बना रखा था। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा और चमक उठी वे नीली आंखें जो कोटरों में धंस गई थी। और अरे, चमक उठी है आज फिर वे चांदी की बालियां। और देखो, अपने को पवित्र कर लो। उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रही है वे लटें, जिन्हें समय ने धो पोंछ कर शुभ्र श्वेत बना दिया है। जय हिंद। आप सबने इस वीडियो को सुना, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।